नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 9 है उसका जो पार्ट बी है वो अपने पास में चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इसका थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है तो पहले आप इसका थ्योरी पोर्शन देखें। थ्योरी पोर्शन देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो ये क्वेश्चन अपने पास में क्या हो जाते हैं, फटाफट सोल्व हो जाते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत है उसके द्वारा इनमें से कौन सा स्पष्ट नहीं होगा। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत में अपने पास में व्यतिकरण होगा, विवर्तन भी होगा और गुरुवर्ण भी होगा। सही है। हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है वो व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है, विवर्तन को भी प्रदर्शित करता है, गुरुवर्ण को भी प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। जो व्यतिकरण की घटना है इंटरफेरेंस की, वो अपने पास में घटना प्राप्त होती है केवल अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों द्वारा, केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों द्वारा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, सभी प्रकार के तरंगों द्वारा। तो जो व्यतिकरण की घटना है उसमें जो सभी प्रकार के तरंगे हैं वो अपने पास में काम में आएगी। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, सभी में अपने पास में क्या होगी, इंटरफेरेंस व्यतिकरण की घटना होगी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है, लाइट, वो अपने पास में सीधी रेखा में गमन करती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अपने पास में उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या है? वेवलेंथ बहुत कम है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, गति करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा का मान बहुत कम होता है। तो जो प्रकाश है वो अपने पास में सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मोशन यानी गति करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके लिए तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। दो कला संबंध बिंदु स्रोत S1 व S2, ये अपने पास में है S1, ये अपने पास में है S2, एक लघु दूरी d द्वारा, ये लघु दूरी है d, स्मॉल d द्वारा एक दूसरे से दूर है। एक अपने पास में S1 है, एक S2 है, इनके बीच की दूरी है स्मॉल d, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है पर्दे पर देखी गई फ्रिंजी होगी। ये अपने पास में दोनों एक ही बिंदु पे है, एक ही रेखा पे है। अपने पास में यंग के द्विस्लेट प्रयोग में क्या होता है, ये दोनों स्लेट अपने पास में S1 यहाँ होती है, S2 यहाँ होती है। सही है, दोनों अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अपने पास में इस वाले से बनने वाली अपने पास में, यहाँ से अपने पास में, यहाँ से अपन मिलाते हैं तो अपने पास में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजी बनती है। अगर S1 S2 दोनों एक दूसरे के ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर S1 S2 क्या है, अपने पास में इस पोजीशन में है, तो इसमें अपने पास में क्या होगा, ये सेकेंडरी वर्त बनेंगे। इससे S1 के लिए भी ये वर्त बनेंगे। सही है। और S2 के लिए भी अपने पास में ये वाले वर्त बनेंगे। सही है। तो अपने पास में क्या होगा, पर्दे पर देखी गई जो फ्रिंजी होगी वो अपने पास में समकेंद्रीय वर्त के समान होगी। जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो अपना इसके लिए करेक्ट होगा। सही है। दो कला संबंध बिंदु स्रोत है, एक S1 है और एक S2 है, एक दूसरे से लघु दूरी स्मॉल d पर रखे हुए हैं। अगर इस कंडीशन में अपने पास में डायग्राम है तो पर्दे पर देखी जाने वाली जो फ्रिंजी होगी वो अपने पास में होगी समकेंद्रीय। सही है। समकेंद्रीय कौन से ऑप्शन में है, यह है चौथे ऑप्शन में। सही है। और अपने पास में S1 और S2 ऐसे रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजी बनेगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अपने पास में समकेंद्रीय वर्त बनेंगे। समकेंद्रीय वर्त कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, देखते टिक मार सकते हैं। तो इन चारों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स अपने पास में हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ और है। इसमें अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 है। उसमें दे रखा है कि पतली फिल्म में रंग का कारण है। जो पतली फिल्म होती है उसमें रंग किस कारण से होता है, या बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखाई देती है, किसके कारण, ये अपने पास में होती है व्यतिकरण के कारण। सही है। पतली फिल्म में रंग का दिखाई देना क्या है, व्यतिकरण का कारण है। तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है जिससे अपने पास में जो पतली फिल्म है वो रंगीन दिखाई देती है। सही है।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। लैम्डा तरंगधैर्य की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पट्टांतर होना चाहिए। लैम्डा तरंगधैर्य की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगे हैं, उनमें रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पट्टांतर होगा डेल्टा, पट्टांतर डेल्टा का मान कितना होगा? पट्टांतर डेल्टा बराबर अपने पास में होगा एन लैम्डा। सही है। लैम्डा तरंगधैर्य की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पट्टांतर होता है डेल्टा बराबर एन लैम्डा। डेल्टा बराबर एन लैम्डा कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। थ्योरी क्लासों में इनको सबको करवा रखा है, अगर आपने वो देख रखी है तो यहाँ से डायरेक्ट टिक मार दो। सही है। एग्जाम्पल नंबर 7 अपने पास में है, तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं यदि अपने पास में क्या होगा? दोनों समान तरंगधैर्य की तरंगे उत्पन्न करते हो और उनकी कला क्या हो? समान हो। सही है। तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं यदि जिनकी कला क्या हो? स्थिर हो। कला स्थिर कौन से में है? ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। सही है। दोनों समान तरंगधैर्य की तरंगों उत्पन्न करते हैं और उनकी कला क्या हो? स्थिर हो, तो अपने पास में क्या होगा? कला संबंध स्रोत कहलाएंगे। सही है। तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं यदि दोनों समान तरंगधैर्य की तरंगे उत्पन्न करते हो और उनकी कला क्या हो? कला स्थिर हो, फेस क्या हो? कांस्टेंट हो। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है जो साबुन का बुलबुला है किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? रंगीन किस कारण से? ये व्यतिकरण। रंगीन दिखाई देना किसका व्यतिकरण का कारण है? ये हो जाएगा व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। सही है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको आप देखते क्या कर दोगे? टिक मार दोगे। इन चारों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है, उनको भी अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। पहले आप क्या करो? इनको अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दे रखा है, यदि व्यतिकरण कक्ष में जिसमें वायु भरी हुई है व्यतिकरण होता है, इसके बाद में कक्ष में निर्वात उत्पन्न किया जाता है और वही प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रेक्षक क्या देखेगा? सही है। पहले तो वायु की बात कर रहा है, फिर बाद में ये निर्वात की बात कर रहा है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या होता है फॉर्मूला? फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर अपने पास में होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये होता है अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला। सही है। पहले ये बात कर रहा है वायु की, तो वायु के लिए अपने पास में अपर्तनांक एन का मान, वायु के लिए अपर्तनांक होता है अपने पास में 1। सही है। वायु के लिए अपने पास में अपर्तनांक होगा 1 से ज़्यादा। सही है। और ये बात कर रहा है निर्वात की, निर्वात में अपर्तनांक कितना होता है? अपर्तनांक एन बराबर होता है 1। सही है। वायु के लिए अपर्तनांक का मान 1 से ज़्यादा और निर्वात के लिए अपर्तनांक का मान 1 है। सही है। तो पहले ये बात कर रहा है वायु की, तो वायु में अपर्तनांक का मान एन का मान ज़्यादा है, एन का मान ज़्यादा है तो लैम्डा अपने पास में होता है एन समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा। अपर्तनांक और तरंगधैर्य एक दूसरे के उत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहले वाले केस में बात कर रहा है वायु की, वायु में एन का मान ज़्यादा है अपर्तनांक का मान, तो इसके लिए तरंगधैर्य कम होगा। तरंगधैर्य कम होगा तो अपने पास में इसके लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान भी कम होगा। पहले वाले केस में किसकी बात होगी? ये अपने पास में होगी वायु की। सही है। अब ये बात कर रहा है निर्वात की, निर्वात में क्या होगा? निर्वात के लिए अपने पास में एन बराबर 1, अपर्तनांक का मान कम हो गया 1 से। सही है। निर्वात में ये निर्वात में अपने पास में बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। निर्वात में क्या होगा? निर्वात के लिए अपने पास में अपर्तनांक का मान कम होगा किससे? वायु से। अगर अपर्तनांक का मान कम होगा तो तरंगधैर्य का मान अधिक होगा। सही है। तो वायु में तरंगधैर्य अधिक है तो इसके लिए फ्रिंज चौड़ाई भी अधिक होगी। सही है। तो जब निर्वात में अपन उसी प्रकाश को प्रयोग में लाएंगे तो निर्वात में अपने पास में तरंगधैर्य बढ़ेगा तो इसके लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ेगा। सही है। तो फ्रिंज चौड़ाई अपने पास में क्या होगी? बढ़ जाएगी। कौन से ऑप्शन में है? ऐसा व्यतिकरण जिसमें फ्रिंज चौड़ाई थोड़ी सी बड़ी हुई हो वो अपने पास में अपन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। पहले बात करा है वायु की, वायु में तरंगधैर्य कम तो अपने पास में बीटा का मान कम, निर्वात में तरंगधैर्य अधिक तो बीटा यानी कि फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक। तो ये बात करा है निर्वात में उत्पन्न किया जाता है और वही प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रेक्षक देखेगा कि फ्रिंज चौड़ाई का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे और इस फॉर्मूले से यहाँ से लैम्डा का मान याद करके उधर रख के देख लेंगे। लैम्डा का मान कम तो बीटा का मान कम, लैम्डा का मान ज़्यादा तो बीटा, फ्रिंज चौड़ाई का मान ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। प्रकाश के निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों स्रोत आवश्यक रूप से क्या हो?
ये अपने पास में नियत कालांतर वाले हो। नियत कालांतर कौन से में है? ये अपने पास में है पहले में। सही है। प्रकाश के निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों स्रोत आवश्यक रूप से नियत कालांतर वाले हो। सही है, नियत कालांतर पहले ऑप्शन में है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति में अपने पास में क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है और जो विवर्तन है वो भी अपने पास में क्या करता है? द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रदर्शित होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव में और विवर्तन दोनों में उत्पन्न होती है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और विवर्तन दोनों ही अपने पास में क्या करते हैं? द्वैत प्रकृति ड्वेल्व नेचर को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें दिया गया है कि दो कला संबंध स्रोतों के प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा होती है। दो कला संबंध स्रोतों के प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है और वितरण के साथ एवं वितरण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। दो कला संबंध स्रोतों में प्रकाश के व्यतिकरण की ऊर्जा उसका पुनर्वितरण नहीं होता है और जो वितरण है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट याद होंगे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक मार देंगे। सही है। तो इन चारों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो, फिर आगे की प्रॉब्लम्स है उनको अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें अपने को दिया गया है कि प्रकाश के दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात n है। इनके अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में अनुपात, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा का मान क्या होगा? सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात n है, यानी तीव्रताओं का अनुपात I1 बटा I2। ये अपने पास में गिवन है, क्वेश्चन में n के बराबर है। अपने को ज्ञात करना है वैल्यू इसका। सही है, आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा। अपने पास में जो आई मैक्सिमा होता है वो किसके बराबर होता है? वो अपने पास में होता है रूट का I1 प्लस रूट का I2 इसका स्क्वायर। ये आई मैक्सिमा का मान। और आई मिनिमा का मान कितना होता है? आई मिनिमा अपने पास में होता है रूट का I1 माइनस का रूट का I2 इसका स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं और अपने पास में इसका मान याद कर लेते हैं। देखना क्वेश्चन में अपने को दे रखा है आई मैक्सिमा माइनस अपने पास में आई मिनिमा अपॉन आई मैक्सिमा, ये प्लस का अपने पास में आई मिनिमा, इसका मान अपने को याद करना है। तो सबसे पहले आई मैक्सिमा का मान रखते हैं यहाँ। आई मैक्सिमा का मान ये रहा अपने पास में I1 प्लस अपने पास में I2 इसका स्क्वायर, ये माइनस आई मिनिमा का मान ये रहा रूट का I1 और ये अपने पास में रूट का I2 इसका अपने पास में स्क्वायर अपॉन आई मैक्सिमा का मान है रूट का I1 प्लस रूट का I2 इसका स्क्वायर। ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस, ये I1 प्लस रूट का I2 इसका अपने पास में स्क्वायर। ये अपने को चेक करना है। सही है, तो देखना क्या होगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा? ए स्क्वायर यानी I1, बी स्क्वायर यानी I2। इधर भी अपने पास में ए स्क्वायर I1, बी स्क्वायर क्या होगा? I2। सही है, इधर अंदर चिन्ह माइनस का होगा तो अपने पास में कटेगा। ये कितना बचेगा अपने पास में? इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा अपने पास में 2I1 I2। इधर अपने पास में होगा माइनस का 2I1 I2, वो अपने पास में कट जाएगा। देखना क्या होगा, इसको खोलते हैं थोड़ा सा। ये अपने पास में बनेगा इसका स्क्वायर, ये अपने पास में होगा I1 प्लस I2 प्लस का 2 रूट का I1, ये अपने पास में I2। इसको खोलेंगे तो अपने पास में ये बनेगा, ये माइनस। इसको खोलेंगे तो अपने पास में बनेगा I1 प्लस अपने पास में I2 और माइनस का 2 रूट I1 और ये I2। ये माइनस का चिन्ह है, अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ऊपर तो अपने पास में बनेगा, नीचे अपने पास में देखना क्या बनेगा। इसी को खोलते हैं तो अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का अपने पास में 2ab। अब की बार चिन्ह प्लस का है, ये अपने पास में क्या होगा? ये मिनिमा यहाँ आएगा माइनस का। ये अपने पास में होगा I1 प्लस अपने पास में I2
माइनस का अपने पास में रूट का 2i1 और ये i2, ये बनेगा। इन दोनों को खोलेंगे तो सही है। इधर देखना i1 i2 i1 i2 प्लस माइनस से कैंसिल आउट। ये अपने पास में 2 रूट i1 i2 2 रूट i1 i2 कितना होगा, ये 2 और 2 4, ये होगा 4 i1 और i2 अपॉन में। इधर देखना अपने पास में इससे ये कटेगा। अब की बार i1 2i1, ये 2i1 प्लस i2 और i2, ये होगा 2i2। सही है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखना क्या बनेगा। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है i1 बटा i2 का मान है n के। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या बनेगा, i1 बटा i2 अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में 2i1 2i2, इसमें से 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा 2 रूट का i1 और ये i2 अपॉन में, ये अपने पास में i1 प्लस अपने पास में i2, ये बनेगा। सही है। अब देखना इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। इस वाले में से अपन क्या करते हैं, i2 को बाहर लेते हैं। सही है। तो देखना अपने पास में यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखना इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। ये 2, ये रूट का i1 और ये i2। नीचे वाले में से अपन क्या कर लेते हैं, i1 को बाहर ले लेते हैं। i1 को बाहर लेने पे क्या बचेगा 1, i2 को बाहर ले लेते हैं तो i2 को बाहर लेने पे i1 बटा i2 प्लस का अपने पास में 1, ये बनेगा। i2 को बाहर लेंगे तो अपने पास में ये बनेगा। सही है। i1 बटा i2 का मान दे रखा है n। तो देखना अपने पास में इधर इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा तो कितना बचेगा, बचेगा 2 रूट का i1 बटा रूट का i2। इससे ये कटेगा तो नीचे रूट का बचेगा केवल, यहाँ बचेगा अपने पास में i1 बटा i2 प्लस 1। सही है। बस उठा के लिख देते हैं। देखना क्या होगा, ये 2 रूट का i1 रूट का i2, ये किसके बराबर होगा, ये अपने पास में किसके बराबर होगा, रूट का i1 रूट का i2। इसका कर देते हैं अपन स्क्वायर। सही है। i1 बटा i2, ये तो अपने पास में है n के बराबर। सही है। ये i1 और i2 यह रूट n के बराबर होगा। सही है। दोनों तरफ इसका रूट कर देते हैं। i1 बटा i2 का रूट ये होगा अपने पास में रूट के n के बराबर, ये अपने पास में होगा रूट का n अपॉन i1 बटा i2, यह है n के बराबर, ये n प्लस 1। सही है। n प्लस ये अपने पास में 1। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है तीसरी ऑप्शन में। सही है। i1 बटा i2 का मान रख दिया, वहाँ से उठा के n रूट का i1 बटा रूट का i2, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इस वाले को i1 बटा i2, दोनों तरफ इसका रूट कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं i1 बटा i2, इसका रूट i1 बटा i2, इसका रूट बराबर रूट का n, ये रूट का n। सही है। तो यहाँ से अपने पास में i1 बटा रूट का i2, ये बराबर होगा रूट के n के। सही है। रूट का i1 बटा रूट का i2, ये बराबर हो गए रूट के n के, और ये अपने पास में i1 बटा i2 ये n के बराबर n प्लस 1। ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा, बीटा का मान याद करना है। फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर अपने पास में होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सही है। यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को डी को कितना कर दिया, डी को कर दिया d/2, डी डैश का मान कितना हो गया d/2, तथा स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया। सही है। कैपिटल डी डैश अपने पास में होगा 2d के। सही है। तो बीटा डैश कितना होगा, बीटा डैश बराबर अपने पास में होगा लैम्डा, ये अपने पास में डी डैश बटा स्मॉल डी डैश, तो ये लैम्डा डी डैश का मान ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 2d के बराबर अपॉन स्मॉल डी डैश, ये अपने पास में है d/2 के बराबर। तो यहाँ से बीटा डैश का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2 लैम्डा डी अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2 अपॉन डी। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ये 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से बीटा डैश बराबर कितना हो गया, ये 4 लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये किसके बराबर है, यह है बीटा के बराबर, यह है बीटा के बराबर। तो जो फ्रिंज चौड़ाई है वो पहले वाले की कितनी होगी, 4 गुना होगी। बीटा डैश का मान कितना हो गया, पहले वाले का 4 गुना।
तो फ्रिंज चौड़ाई अपने पास में 4 गुना हो जाएगी। सही है। स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो अपने पास में जो फ्रिंज चौड़ाई होगा बीटा का मान हो जाएगा अपने पास में 1/4। बीटा का मान होगा अपने पास में 4 गुना अपने पास में कितना होगा, बीटा डैश बराबर होगा 4 बीटा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करूँ, अपने कॉपी में नोट करूँ, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने को दे रखा है, यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में एक तीसरी स्लिट को 2 स्लिटों के मध्य बनाया जाता है, तब अपने पास में क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपने को चेक करना है। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। यंग की 2 स्लिटें हैं, ये अपने पास में स्लिट है S1, ये अपने पास में है स्लिट S2। सही है। ये बोल रहा है कि यंग की 2 स्लिटों के प्रयोग में तीसरी स्लिट को 2 स्लिटों के मध्य बनाया जाता है। ये तीसरी स्लिट है, इसको इन दोनों स्लिटों के मध्य बना दिया यहाँ, ये हो गया अपने पास में स्लिट S3 होगी। तो ये पूछ रहा है बनाया जाता है तो अपने पास में पर्दे पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सही है। तो देखना पहले अपने पास में एक स्लिट S1 ये था, ये अपने पास में S2 ये था। S3 स्लिट को दोनों स्लिटों के बीच में S1 और S2 के बीच में फंसा दिया S3 को, तो ये अपने पास में हो गया ये वाला। सही है। अब देखना यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास में होता है अक्ष। सही है। अक्ष का मान होता है अपने पास में दीप्त अदीप्त फ्रिंज। सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसके लिए पठांतर का मान कितना होता है, पठांतर अपने पास में डेल्टा बराबर होता है x, ये अपने पास में होता है स्मॉल d बटा कैपिटल D, ये होता है पठांतर का मान। सही है। तो यहाँ से अपने पास में x का मान कितना होगा, यहाँ से अपने पास में x का मान कितना आएगा, x बराबर ये इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। x का मान कितना होगा, लैम्डा डेल्टा कैपिटल D बटा स्मॉल d, ये अपने पास में होगा इस x का मान। सही है। अब देखना पहले अपने पास में S1 और S2 2 स्लिट थी, तो अपने पास में x का मान ये आ रहा था। अब इसके बीच में तीसरी स्लिट S3 फंसा दी। S3 फंसाने पे क्या होगा, यहाँ से इस पर लंब खींचते हैं, ऐसे ही लंब खींचा, लंब खींचने पे क्या होगा, S1 और S3 के मध्य पहले पठांतर यहाँ से यहाँ तक और ये पठांतर यहाँ से यहाँ तक। अब तीसरे इसमें फंसाने से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पठांतर। सही है। और S1 और S3 के मध्य पठांतर और S3 और S2 के मध्य पठांतर, पठांतर का मान कम होगा। सही है। इन दोनों के मध्य पठांतर ये वाला, ये अपने पास में कम होगा और इन दोनों के मध्य ये पठांतर कम होगा। सही है। दोनों स्लिटों के मध्य पठांतर का मान कम होगा। दोनों स्लिटों के मध्य पठांतर का मान अपने कम होने से क्या होगा, देखना अपने पास में x बराबर है लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। कैपिटल D स्मॉल d फिक्स है, यदि पठांतर का मान कम हो रहा है तो x का मान भी कम होगा। x बोले तो ये अपने पास में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों जो बढ़ रही है, यहाँ पे दीप्त अदीप्त फ्रिंज बढ़ रही है, दीप्त फ्रिंज अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त फ्रिंज दीप्त अदीप्त फ्रिंज, तो इसकी फ्रिंज चौड़ाई में क्या होगा, कमी होगी। दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई में क्या होगी, कमी होगी। यदि पठांतर का मान कम होगा तो दीप्त व अदीप्त फ्रिंजियों के मध्य अंतर कम होगा। सही है। अगर पठांतर कम तो x का मान कम। x क्या है, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजियों के मध्य अंतर, तो पठांतर कम होने पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजियों के मध्य अंतर कम होगा। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। देखना यहाँ से यहाँ तक ये तीसरी स्लिट पड़ा फंसा दी इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच पठांतर S1 और S3 के बीच पठांतर कम हो गया और S3 और S2 के बीच पठांतर कम हो गया। पहले इन दोनों के बीच पठांतर ज़्यादा था, अभी पठांतर यहाँ कम हो गया। पहले इतना पठांतर आ रहा था, अब पठांतर कम हो गया। इन दोनों के बीच भी क्या हो गया, पठांतर कम हो गया। सही है। पठांतर कम हो जाने से, पठांतर कम होगा तो x का मान कम होगा, x का मान कम होगा तो x अपने पास में यह है, ये दीप्त व अदीप्त फ्रिंज बनती है यहाँ पे। तो दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की जो अपने पास में मध्य अंतर होगा वो कम हो जाएगा, यानी x का मान कम हो जाएगा। दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के मध्य अंतर का मान कम होगा पठांतर कम होने से, तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। तो अगर अपने पास में 2 स्लिट है S1 S2, S3 इसके बीच में फंसाएंगे, S3 इसके बीच में फंसाने से अपने पास में पठांतर का मान कम होगा। पठांतर का मान कम होगा तो x का मान कम होगा, यानी कि दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के मध्य जो अंतर होगा वो अपने पास में कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इसको क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए ताकि सब इस क्लास का क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।